Myself Dr. Aditi. I will start with the presentation. आप लोग को सबको हिंदी में बताऊं कि इंग्लिश में बताऊं? मैम दोनों में बताऊं? ठीक है, चलो ओके ठीक है। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ट्राई करूंगी कवर करने का। आप लोग का माइक्रोबायोलॉजी का पहला क्लास है ये? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, पहला क्लास है तो आप लोग को पहले माइक्रोबायोलॉजी के बारे में मैं कुछ तब तक बताती हूँ, तब तक आपके बाकी फ्रेंड्स ज्वाइन कर लें तो फिर एक साथ क्लास शुरू करूंगी। माइक्रोबायोलॉजी, जैसे कि अभी आप सबको पता होगा कोरोना वायरस इतना बड़ा पैंडेमिक चल रहा है, तो व्हाट इज कोरोना वायरस? ये एक वायरस है जो कि माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट है। अब माइक्रोबायोलॉजी क्या है? माइक्रोबायोलॉजी एक बहुत बड़ा विषय है जिसके अंदर सारे कीटाणु जीवाणु जो कि हमें अपनी आंखों से नहीं दिखते हैं, मतलब हमें कुछ ना कुछ स्पेशल काम करना पड़ता है, या तो हम माइक्रोस्कोप से देखें या फिर हम लोग हमारी लैब में उसको उसका जो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है जो वो देखें, उससे पता चलता है कि पेशेंट को इन्फेक्शन है और उसी से पता चलता है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। इस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की पढ़ाई को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। और इस माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। एक तो कोरोना वायरस, तो वो वायरोलॉजी हो गया। बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि आप सबको पता होगा टीबी ज्यादातर लोग को पता होगा, ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी। तो ट्यूबरक्लोसिस जो है वो एक बैक्टीरिया की तरह है, तो वो बैक्टीरियोलॉजी में आता है। बहुत सारा आप लोग सुनते हो फंगस का इन्फेक्शन हो गया, इसको फंगस का इन्फेक्शन हो गया, तो फंगस जो है, ये सारे फंगस जो है वो माइकोलॉजी के अंदर आते हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को जैसे मलेरिया पता होगा, बहुत सारे ऐसे बताते हैं पेट में कीड़ा हो गया, बहुत कॉमनली आप लोग सुनते हैं कि इस बच्चे के पेट में कीड़े हैं। तो ये कीड़े क्या है? ये पैरासाइट्स हैं। ये जो मलेरिया का जो कीटाणु है वो भी एक पैरासाइट है, तो ये सब पैरासाइटोलॉजी के अंदर में आता है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है माइक्रोबायोलॉजी का, वो है इम्यूनोलॉजी। मतलब कोई भी इन्फेक्शन हमारी बॉडी में आ रहा है तो हमारी बॉडी उनके लिए कैसे इन्फेक्शन करे, कैसे प्रोसेस करे उसको, उस इन्फेक्शन को कैसे दूर भगाए, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग है उसको भगाने के लिए, तो वो उसकी पूरी स्टडी को बोला जाता है इम्यूनोलॉजी। तो पूरा जो माइक्रोबायोलॉजी विषय है ये 5 हेडिंग्स के अंडर में आप लोग को भी धीरे धीरे पढ़ाया जाएगा। बैक्टीरियोलॉजी, माइकोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, वायरोलॉजी और माइकोलॉजी। आप लोग को समझा है? कुछ समझा? यस मैम। यस मैम। ओके ठीक है, चलिए अब हम शुरू करें कि नहीं? कितने फ्रेंड्स और आएंगे आपके? और 10-12 फ्रेंड्स आ जाए आपके, 5 मिनट में शुरू करते हैं क्लास। बटन प्रेजेंटेशन रिवाइज हो गई। हाँ, मैं क्वेश्चन को पावर पॉइंट की देन आ गई। ठीक। दिन में ले लो। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे के सारे जो माइक्रोबायोलॉजी के अंडर में आते हैं, वो मैंने आप लोगों को बताया अपनी आंखों से नहीं दिखते हैं, वो बहुत छोटे होते हैं। तो वो कितने छोटे होते हैं? आप लोग ने देखा होगा 1 सेंटीमीटर स्केल में, 1 मिलीमीटर भी आप लोग ने नापा होगा, स्केल में 1 मिलीमीटर होता है। बट ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो 1 मिलीमीटर का भी 1000 गुना छोटा, मतलब 1 माइक्रोमीटर से भी छोटे होते हैं। कुछ पैरासाइट्स हैं जो कि आंखों से दिख जाते हैं, बट वो लोग भी 2-4 मिलीमीटर से ज्यादा बड़े नहीं होते। बट ज्यादातर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो सारे के सारे 1 से 2 माइक्रोमीटर से छोटे होते हैं, मतलब 1 सेंटीमीटर का 1 लाख भाग कम, इतने छोटे होते हैं। तो इनको स्पेशली देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप्स का यूज करते हैं। माइक्रोस्कोप्स आप सब लोगों ने देखे होंगे, अपने स्कूल टाइम में भी देखे होंगे, है ना? तो ये माइक्रोस्कोप्स में इन लोगों को देखा जाता है। अब हर कीटाणु हर टाइप के अलग अलग टाइप के माइक्रोस्कोप्स में देखने का वो क्षमता रखता है।
हर हर माइक्रोस्कोप में एक टाइप का कीटाणु नहीं दिखेगा डायरेक्टली, ठीक है? यस मैम। यस मैम। ओके मैम। हम प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। देखिए माइक्रोबायोलॉजी क्या है? माइक्रोबायोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट इन्फेक्ट ह्यूमंस। अब मैंने इसमें आप देखिए स्पेशल टर्म लगा रखा है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी बहुत सारे भागों में होता है। एक जैसे कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम डॉक्टरी फील्ड से रिलेटेड है, हम लोग पेशेंट्स को देखने वाले हैं, मतलब किसी ना किसी तरह पेशेंट के साथ हमारा संबंध रहेगा, तो इसीलिए हम मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं। कुछ कुछ लोग होते हैं जो रिसर्च करते हैं, वो फूड और वाटर माइक्रोबायोलॉजी भी होता है। कुछ कुछ लोग सिर्फ सॉइल, जो कि हमारी जमीन है, उसमें कौन कौन से कीटाणु है उसके बारे में पढ़ते हैं, तो उसको सॉइल माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है। ऐसी बहुत अलग अलग चीजों की अलग अलग माइक्रोबायोलॉजी है, बट हम लोग जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे वो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी है, इसीलिए इसको कहा गया स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट इन्फेक्ट ह्यूमंस। एंड ये क्या डील करती है कि ये सारे उन कीटाणुओं से डील करती है जो कि डिजीज करते हैं, कोई इन्फेक्शन करते हैं, तो इनका डायग्नोसिस कैसे हो सकता है, इनका प्रिवेंशन कैसे हो सकता है, ये बता सकते हैं। मैम है जो क्लास लेने वाले थे, डॉक्टर बिमला मैम, वो आए हैं, वो आप लोग से बात करना चाहेंगे। Please switch off your audio. Abhi clear ho? I'm sure I'm clearer now. Okay. Good afternoon, Mamta. So today's class will be taken by Dr. Aditi, who's a senior resident. Actually, we have a MBA exam going on, तो उसमें हम लोग थोड़ा बिजी है, हमारा MCI असेसमेंट भी साथ में हो रहा है। तो डॉक्टर अदिति आपको इंट्रोड्यूस करा देंगी कि माइक्रोबायोलॉजी का कंसेप्ट के बारे में, और बैक्टोलॉजी इन पर्टिकुलर का इंट्रोडक्शन करा देंगी। आगे 2-3 क्लास में आपको माइक्रोबायोलॉजी के अलग अलग विभाग होते हैं, सेक्शंस होते हैं, जैसे पैरासाइटोलॉजी, माइकोलॉजी, वायरोलॉजी। वायरोलॉजी को आप सभी जानते भी होंगे, क्योंकि एक वायरस आजकल हम लोगों को इतना तंग करके रखा है। वैसे कुछ वायरसेस हमें ऑलवेज तंग करके रखते थे, HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी। ये वायरसेस से तो आप लोग ऑलरेडी परिचित होंगे, नाम तो सुना ही होगा। और कोविड तो आजकल सार्स कोरोना वायरस तो सभी ने सुना है। तो वायरोलॉजी, ऐसे ही बहुत सारे विषाणु कीटाणु हैं जिनके बारे में आपको बहुत जानकारी नहीं है, पर ये हमारे दुनिया में है, खासकर मेडिसिन का दुनिया में है। तो इनके बारे में और इनके रिलेशनशिप विद मैन के बारे में डॉक्टर अदिति आज बैक्टीरिया के बारे में ज्यादा बताएंगी। अगले 2-3 क्लास में माइकोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, वायरोलॉजी के जो विषाणु कीटाणु होते हैं उनके बारे में भी थोड़ा परिचित कराएंगे। अभी तो हम आपको बहुत जनरल बातें ही बताएंगे इन क्लासों में, क्योंकि आपके हर सब्जेक्ट के लिए तो उतना ज्यादा रेलेवेंस डिटेल्स होते नहीं है, बस जनरल जानकारी आपका होना चाहिए। क्लास के बाद आपके कोई सवाल है या क्लास के दौरान आपके कोई सवाल है तो चैट बॉक्स में डाल दीजिए और अदिति जी आपको आंसर देंगी। अगर कुछ सवाल ऐसे बचते हैं जो आप बाद में पूछना चाहते हैं हम लोगों से, तो ऑब्वियसली आप लोग वेलकम है, आप लोग अपने सवाल दे देंगे, आप अपने डिपार्टमेंट में दे देंगे, या जब आप लोग फिजिकली वापस आएंगे तब आप लोग फिजिकली तो यहाँ हो नहीं हो क्या? ये लोग हैं क्या कैंपस में? जब भी आप लोग लौटोगे ऑब्वियसली आपके पास टाइम है, आप लोग पूछ लीजिएगा, बहुत सारे सवाल हो सकता है उठेंगे। डीएमएलटी वाले इन सब चीजों के बारे में ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, बाकी लोगों का थोड़ा बहुत और माइक्रोबायोलॉजी का पढ़ाएंगे। अभी मैं आपसे विदा लूंगी और डॉक्टर अदिति विल टेल यू इंट्रोड्यूस यू टू माइक्रोबायोलॉजी एंड सम कांसेप्ट्स इन बैक्टीरिया। खासकर वो आपको नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा में जो बैक्टीरिया होता है, हैंड हाइजीन से उसका रिलेशनशिप, इन्फेक्शन कैसे होता है, कैसे फैलता है, इन सब चीजों में एक जनरल जानकारी देंगे। थैंक यू ऑल।
थैंक यू। थैंक यू। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं फिर से। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी जो है, आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? मैं मास्क हटा दूं? ठीक है, चलिए अब आप सब लोग मुझे अच्छे से देख सकते हैं, मैं कौन हूँ। शायद आप लोग ने मुझे डिपार्टमेंट में देखा भी होगा। तो ये मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी जो है वो स्पेशली स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट इन्फेक्ट ह्यूमंस। अब ये इन्फेक्शन कैसे करते हैं, इनका डायग्नोसिस कैसे होता है, इस इन्फेक्शन से बचाव कैसे कर सकते हैं, और बाय चांस ये इन्फेक्शन कैसे हो गया तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, ये धीरे धीरे आगे की क्लासेस, कुछ पार्ट में आज की क्लास में बताऊंगी, धीरे धीरे आपको आगे की क्लासेस में हर इन्फेक्शन का कैसे डायग्नोस होता है, कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे उसको ट्रीट कर सकते हैं, आपको धीरे धीरे पता चलेगा। अब आप लोग प्लीज कोई भी अपना प्रेजेंटेशन ऑन मत करो और अपना माइक भी बंद रखो। जब कभी मैं कोई क्वेश्चन पूछती हूँ तो आप लोग माइक ऑफ करके एक एक आंसर कर सकते हो, ठीक है? तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब ये माइक्रोबायोलॉजी का, जैसे मैंने पहले भी बताया कि 4-5 फील्ड्स हैं। पहला मैंने बैक्टीरियोलॉजी बताया, जो कि अभी आज हम और आगे पढ़ेंगे। माइकोलॉजी, जैसे जो फंगस का इन्फेक्शन होता है, आप लोग को पता है कैंडिडा का इन्फेक्शन होता है, ये सारा इन्फेक्शन जो है ये माइकोलॉजी के अंडर में आता है। पैरासाइटोलॉजी मैंने पहले ही बताया, जैसे मलेरिया का जो कीटाणु होता है वो एक पैरासाइट होता है। ऐसी और भी बहुत सारे पैरासाइट्स होते हैं जो धीरे धीरे आप लोग को पता चलेंगे। और वायरोलॉजी में आपको एक तो वायरस बहुत अच्छे से पता है, कोरोना वायरस, बट और भी बहुत कॉमन वायरसेस हैं जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं। एक बहुत कॉमन बड़ा वायरस है जो कि आप सबको पता होगा, HIV। एक और जो बहुत बड़ा वायरस है वो डेंगी है, डेंगी का इन्फेक्शन होता है, आप सबको पता है, वो भी एक वायरस है। तो ये सारे जो कीटाणु है ये वायरोलॉजी में धीरे धीरे आप लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज हम बैक्टीरियोलॉजी से शुरू करते हैं। बैक्टीरियोलॉजी इज स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया कीटाणु है। अब ये कीटाणु बहुत टाइप के होते हैं, 1 सेल का हो सकता है, 10 सेल के होते हैं, मतलब यूकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। आप लोग को पता होगा यूकैरियोटिक, कभी सुना है आप लोगों ने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बैक्टीरिया जो होते हैं वो ज्यादातर प्रोकैरियोटिक होते हैं। ये मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनका जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है और ये लोग ज्यादातर डिवाइड बाय बाइनरी फिशन करते हैं। तो ये बैक्टीरिया बहुत छोटा होता है। ये देखो, द बैक्टीरिया ऑफ मेडिकल इंपॉर्टेंस कितने साइज में होता है? 0.2 to 1.5 माइक्रोन। मैंने बताया था कि 1 माइक्रोमीटर से छोटा होता है, तो 0.2 to 1.5 माइक्रोन डायमीटर में होता है और इसकी लेंथ 3 से 5 माइक्रोमीटर से ज्यादा नहीं होती है। ज्यादातर की लेंथ भी 1 से 2 माइक्रोमीटर में ही होती है। सबसे बड़ा जो बैक्टीरिया है जो कि हमारा कंटामिनेशन करता है जगह जगह पे, टेबल की सरफेस पे रहता है, हम टेबल टच करते हैं तो हाथों में आ जाता है, हवा में भी उड़ता रहता है, जहाँ कचरे वचरे पड़े रहते हैं वहां बहुत कॉमनली होता है, ये होता है बैसिलस करके। वो बहुत बड़ा होता है, तो बहुत बड़ा भी मानो तो वो 5 माइक्रोमीटर होता है, उससे ज्यादा बड़ा नहीं होता है। तो ये आप बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। अगर आप देखिए तो इसमें ये जो पीले कलर का दिख रहा है ये इसका सेल वॉल है। ये सेल वॉल के ऊपर जो एकदम बाहर की कवरिंग है ये एक कैप्सूल है और इस बैक्टीरिया को, इसके अंदर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। आपको पता होगा कि अगर किसी की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहे तो ये जो सारे के सारे बैक्टीरिया का जो अंदर का DNA RNA रहता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर रहता है। बट क्योंकि बैक्टीरिया का कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है इसीलिए इसका DNA RNA जो है अंदर ऐसे फैला हुआ रहता है। राइबोसोम्स भी पूरे स्ट्रक्चर में अंदर फैले हुए रहते हैं। तो इसीलिए हम लोग को अगर इस बैक्टीरिया को मारना है तो हमें इसका ये सेल वॉल और कैप्सूल तोड़ना पड़ेगा ताकि हम लोग कुछ भी एंटीबायोटिक दे रहे हैं
या कुछ भी कर रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए तो हमारा अंदर के स्ट्रक्चर को मार सके। अब मैंने बताया कि बैक्टीरिया जो है सबसे पहले माइक्रोस्कोप खोजा था एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने। फिर से किसी ने किया? प्लीज आप लोग प्रेजेंटर्स भी मत ऐड कीजिए, मेरा प्रेजेंटेशन फोकट में आप लोग को भी बहुत टाइम लगेगा और टाइम भी ज्यादा लग जाएगा, समझाने में भी फिर मेरे को हर बार रुकता है। अब क्या है कि देखो जो बैक्टीरिया है, मैंने आपको बताया था कि ये बैक्टीरिया जो है वो माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन जो है 1600 सदी में एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने किया था। तो जब ये ढूंढ लिया था एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने माइक्रोस्कोप, तो इन्होंने सबसे पहले कोलेरा का माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस माइक्रोस्कोप में देखा था। कोलेरा भी एक बैक्टीरिया से होता है जिसका नाम विब्रियो कोलेरा है। तो ये एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक का पिक्चर है जो कि इनका स्टडी एरिया का डिपिक्शन है। अब ये देखिए, अब क्या हुआ कि सबसे पहले जब बैक्टीरिया दिखना शुरू हुए तो सबसे पहले आर्कियोबैक्टीरिया, जो कि आर्कियोबैक्टीरिया यानी जो पानी में सॉइल में बैक्टीरिया रहते हैं, वो सबसे पहले देखना शुरू हुए। फिर उसके बाद धीरे धीरे ये ग्राम पॉजिटिव, मतलब कि अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया देखना, फिर धीरे धीरे जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं वो धीरे धीरे मिलना शुरू हुए। जैसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया मिला, माइकोप्लाज्मा मिला, साइनोबैक्टीरिया, स्पाइरोक्वीट्स, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, रिकेशियास। ये सारे के सारे इतने टाइप के बैक्टीरिया हैं जो आप लोग धीरे धीरे आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। अब एक और चीज ये बताना चाहूंगी मैं कि ये बैक्टीरिया जो हैं, ये जो बैक्टीरिया है अब डिवाइड कैसे होता है, मल्टीप्लाई कैसे होता है, आगे इसकी प्रोजेनी कैसे बढ़ती है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो मैंने एक सेंटेंस लिखा था कि दे डिवाइड बाय बाइनरी फिशन। मतलब बाइनरी फिशन यानी ये एक बैक्टीरिया है, ये धीरे धीरे लंबा होता जाएगा, बीच में एक डिवीजन आता जाएगा, फाइनली ये दो बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। बाइनरी फिशन मतलब बीच के प्लेन में एक डिवीजन आना और दो बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये होता है बाइनरी फिशन से ही डिवाइड होता है। अब ये हुआ एक बैक्टीरिया दो में बना, फिर वो दो बैक्टीरिया और दो बनाएंगे यानी 4 हो जाएगा, फिर 4 बैक्टीरिया और रिप्रोड्यूस होंगे, 8 होंगे, फिर 8 से 16। तो ये एक बड़ा प्रोसेस है कि एक बैक्टीरिया से 1 लाख बैक्टीरिया पर पहुंचने में। हाँ फिर से किया है। ये कौन है? मनोज। प्लीज प्रेजेंटर्स व्यू बंद करो आप लोग। तो ये बैक्टीरिया डिवाइड होते हैं। तो क्या होता है कि देखो 1 से 5 तक के बैक्टीरिया आने में पहले वो धीरे 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 डिवाइड होते हैं, फिर वो 5 से 5 मतलब यहाँ अगर हजार ये घंटों में सोचे कि एक, और ये बैक्टीरिया का नंबर सोचे तो 5 मिनट लग जाते हैं बैक्टीरिया को समझ लो 1000 तक पहुंचने में, और 5 से 15 मिनट लग जाते हैं फ्रॉम 1000 टू 10,000। तो ये फेज होता है एक्सपोनेंशियल फेज, जिसमें मल्टीप्लिकेशन स्पीड में होता है, इसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज बोलते हैं। इसी में सबसे ज्यादा बैक्टीरिया मिलते हैं और इसी में इन्फेक्शन सबसे ज्यादा होता है। जैसे अभी आप लोग कोरोना में सुन रहे होंगे कि किसी को कोरोना हो जा रहा है तो उसको 14 दिन, किसी को कोई कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में आ रहा है तो उसको 14 दिन घर पे रहना है, कोई बोलता है 7 दिन घर पे रहना है। तो ये जो घर पे रहने वाला सिस्टम है वो इसीलिए है कि उस कोरोना को 0 से इस फेज में आने में 14 दिन लग जाते हैं, मतलब डिटेक्शन की रेंज में आने में 14 दिन तक लग सकते हैं। तो वैसे बैक्टीरिया को भी हर बैक्टीरिया का अपना होता है कि जैसे ये 15 घंटे में ये बता दें कि ये बैक्टीरिया हमें मिलेगा, वैसे ही जैसे ई कोलाई है वो 20 घंटे में मिलता है, टीबी का बैसिलाई होता है वो हमें 48 आवर्स से लेकर 2 हफ्तों तक में बड़ा होता है। ऐसे ही हर इन्फेक्शन का बैक्टीरिया एक अलग अलग फेज में बढ़ना शुरू होता है।
अब इसका क्या बैक्टीरियोलॉजी क्यों पढ़ें, क्या नीड है, ये बहुत जरूरी है जानना। तो ये क्या है कि एक तो बैक्टीरिया जो है डिजीज कॉज करते हैं, ये तो आप सबको बता दिया मैंने। दूसरी बात, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी बॉडी में पहले से रहते हैं, वो एक नॉर्मल फ्लोरा की तरह रहते हैं, वो हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन नहीं करते और उनका होना हमारी बॉडी में बहुत जरूरी होता है। तो इसीलिए वो फ्री लिविंग फॉर्म्स की तरह होते हैं। और पैरासाइटिक मतलब कुछ बैक्टीरिया थोड़ी देर हमारी बॉडी में आते हैं, हमारा खाना पीना लेकर वो बड़े होते हैं, हमारी बॉडी को कभी इन्फेक्शन करते हैं, कभी नहीं करते हैं, और कभी बिना इन्फेक्शन किए ही चले जाते हैं। तो ये हो गए पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स। और फ्री लिविंग फॉर्म्स वो हो गए जो हमारी बॉडी में हमेशा रहते हैं, हमें कोई इन्फेक्शन प्रोड्यूस नहीं करते। कॉच जो थे, रॉबर्ट कॉच, ये भी एक साइंटिस्ट है, आप सब लोग ने नाम सुना होगा। इन्होंने सबसे पहली बार बताया था कि कुछ इन्फेक्शन ऐसे हैं जो कुछ बैक्टीरिया से स्पेसिफिकली होते हैं। जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस जो है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। जैसे कॉलेरा है वो विब्रियो कॉलेरा से होता है। जैसे कि अभी आपको पता है SARS-CoV-2 से, मतलब कोरोना वायरस से कोरोना वायरस डिजीज कोविड-19 होता है। तो ये जो है कॉज इफेक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन बैक्टीरिया एंड स्पेसिफिक डिजीज, ये सबसे पहले 1600-1700 की सदी में रॉबर्ट कॉच ने पोस्टुलेट किया था। और इसी की थ्योरी ने आगे बताया जर्म थ्योरी, मतलब कि हमें जितने इन्फेक्शन हो रहे हैं वो सारे के सारे कुछ ना कुछ कीटाणुओं से हो रहे हैं, उसको बोला जाता है जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। तो ये जो है ये पूरा एक साइकिल चला। पहले माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुआ, माइक्रोस्कोप में एंटोनी वैन ल्यूहानोफ ने माइक्रोस्कोप देखा, उसके बाद माइक्रोस्कोप में बैक्टीरिया को देखा, उसके बाद फिर कॉच ने उसको और आगे बढ़ाया कि ये जो बैक्टीरिया आप माइक्रोस्कोप में देख रहे हो ये एक्चुअली इन्फेक्शन कॉज करते हैं। और फिर उसके बाद जर्म थ्योरी आया कि हर इन्फेक्शन किसी ना किसी जर्म, मतलब किसी ना किसी कीटाणु से एसोसिएटेड है। तो उसकी आगे स्टडी कर करके अब इतने सारे इन्फेक्शंस पता चले और हर इन्फेक्शन का अपना अलग डिजीज पता चला है। तो ये है। अब आप लोग को बैक्टीरिया को जानने के लिए कि ये बैक्टीरिया कितना इन्फेक्शन करता है, कितना क्या करता है, ये 3 चीजें बहुत जरूरी है जानना। एक है नॉर्मल फ्लोरा, एक है कंटामिनेटिंग फ्लोरा और एक है पैथोजेनिक फ्लोरा। नॉर्मल फ्लोरा वो है जो कि हमारी बॉडी में हमेशा रहता है। These are the mixture of organisms regularly found at any anatomical site। हमारे हाथ में कुछ फ्लोरा है जो हमेशा रहता है, हमारे बगल में, हमारे मुंह में, हमारे नाक में, हर जगह कुछ ना कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ ना कुछ बैक्टीरिया हमेशा रहते हैं। तो ये जो है, और ये कुछ बैक्टीरिया है, कुछ इन्फेक्शंस हैं जो कि एनवायरनमेंट में भी रहते हैं। तो ये नहीं है कि वो हमें इन्फेक्ट करते हैं। जैसे हम चलते हैं, नंगे पैर चलते हैं, तो कुछ सॉइल में बैक्टीरिया है वो हमारी बॉडी में आ जाते हैं, हमारी स्किन में आ जाते हैं। जरूरी नहीं है वो इन्फेक्शन कॉज करें, बट वो नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द बॉडी है। तो और ये लोग हमारी बॉडी में ज्यादातर इन्फेक्शन नहीं करते हैं। कभी हमें कोई ज्यादा बड़ी बीमारी हो जाए, कभी हमारा इम्यूनिटी बहुत कम हो जाए, कभी हम जैसे कुछ हमारे में ऐसा हो जाए कि हमारी बॉडी में इन्फेक्शन बढ़ जाए किसी और चीज का, तो ये जो है नॉर्मल फ्लोरा, ये हमारी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। जैसे मैं अभी बताती हूँ आप लोग की तबीयत खराब हुई, किसी को डायरिया हुआ तो मैंने एंटीबायोटिक दे दिया, मुझे डॉक्टर ने, मेरे को डायरिया हुआ है, मैंने एंटीबायोटिक खाना शुरू कर दिया। अब डॉक्टर ने मुझे बोला कि 3 दिन बेटा एंटीबायोटिक खाना है, 4थे दिन से तुम्हें एंटीबायोटिक बंद कर देना है। तो मैं क्या करूंगी, मेरा तबीयत ठीक नहीं हुई है, थोड़ी प्लस माइनस चल रही है, मैं कहूंगी 3 दिन क्यों, मैं 4थे दिन भी खा लेती हूँ, 5वें दिन भी खा लेती हूँ। तो मैंने क्या किया, जो कोर्स 3 दिन का था उसको अपने हिसाब से चेंज करके 5 दिन तक ले ली। तो क्या होगा, तो हमारी बॉडी की ये नॉर्मल फ्लोरा जो है वो गायब हो जाएगी, वो भी मरने लगेगी। तो हमारी बॉडी में हो सकता है कोई और इन्फेक्शन आ जाए। और बहुत बार क्या होता है, ये नॉर्मल फ्लोरा क्योंकि ज्यादा एंटीबायोटिक खा ली है तो ये बढ़ भी जाती है, तो ये अलग टाइप का इन्फेक्शन कर लेती है। इसीलिए ये नॉर्मल फ्लोरा को हमें एक नॉर्मल मतलब एक लेवल पे मेंटेन करना पड़ता है।
ये बहुत जरूरी होता है। जैसे हमें बोला जाता है कि कंटिन्यूअसली हाथ धो, फिर उसके बाद बोलते हैं कि हाथ में क्रीम भी लगाओ। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में प्रॉपर मॉइस्चर, प्रॉपर ह्यूमिडिटी बनी है, हमारी बॉडी रूखी ना हो, हमारी त्वचा रूखी ना हो। ये त्वचा रूखी होना का ही मतलब है कि हमारी बॉडी में कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे हाथों में बना रहना चाहिए। तो ये है। अब कंटामिनेशन, ये क्या है कि बहुत जगह क्या होता है, जैसे आप हॉस्पिटल्स में ओटी बेड्स पे जाएं या कहीं भी वार्ड में बेड्स वगैरह पे जहां बहुत दिनों से सफाई नहीं हुई है, तो वहां पे कुछ कीटाणु हैं, जंतु हैं जो वहां बस जाते हैं, तो वो कंटामिनेशन करते हैं। बहुत बार क्या होता है कि हम कुछ कर रहे हैं काम, कुछ पेशेंट का कोई सैंपल ले रहे हैं, हमने प्रॉपरली हाथ नहीं धोया, तो हमारे बॉडी के जो कीटाणु है, हमारे हाथ के कीटाणु जो हमारे लिए अच्छे हैं बट किसी और के लिए अच्छे नहीं होंगे, तो हमने बिना हाथ धोए पेशेंट को, बिना ग्लव्स पहने पेशेंट्स को टच कर लिया, पेशेंट का ब्लड सैंपल ले लिया, पेशेंट का पस सैंपल ले लिया, तो हमारे हाथ के कीटाणु उनकी बॉडी में चले गए, तो उनकी बॉडी में हो सकता है वो कंटामिनेशन कर ले। वैसे ही अगर चद्दर पे पड़े हुए हैं कीटाणु, हमने प्रॉपरली हाथ नहीं धोया, हमने प्रॉपरली उसको अच्छे से मतलब धोया नहीं, उस चद्दर को अच्छे से नहीं धोया, उस चद्दर को ऐसे ही फेंक दिया, वहां के जो बेडिंग्स हैं, लाइनिंग्स हैं, जो बेड की साइड्स हैं, उनको प्रॉपरली क्लीन नहीं किया, तो वहां पे भी ऐसी कुछ बैक्टीरिया बस जाते हैं जो कि कंटामिनेशन कॉज करते हैं। और तीसरा है पैथोजन। पैथोजन मतलब वो कीटाणु जो हमारी बॉडी में डैमेज करें, जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करें। तो एक नॉर्मल फ्लोरा, कंटामिनेटिंग फ्लोरा और पैथोजन, इन तीनों का इंटरलिंकिंग बहुत जरूरी है। अगर हमारी बॉडी में पैथोजन आ जाए, उसको मारने के लिए हमने एंटीबायोटिक्स खा ली, तो क्या होगा, बहुत सारा हमारा नॉर्मल फ्लोरा इन्फेक्ट हो सकता है। बहुत बार हमारी बॉडी में क्या होता है कि कभी कभार नॉर्मल फ्लोरा ही ऐसा हो जाता है कि वो ही पैथोजेनिक हो जाता है जब हमारी बॉडी की इम्यूनिटी खराब होती है। तो इसीलिए इन तीनों का कोरिलेशन, इंटर रिलेशन बहुत जरूरी है, और इन तीनों को मिलाकर बनता है बैक्टीरियल फ्लोरा। तो ये जो बैक्टीरियल फ्लोरा है, इट इज मेड अप ऑफ नॉर्मल फ्लोरा, द कंटामिनेटिंग फ्लोरा एंड द पैथोजेनिक फ्लोरा। अब ये बैक्टीरियल फ्लोरा क्या होता है, कुछ तो रेजिडेंट्स होते हैं, कुछ ट्रांजिएंट्स होते हैं। रेजिडेंट्स मतलब हमारी बॉडी में हमेशा बने रहते हैं ये, और ये हमारी बॉडी में कुछ इन्फेक्शन नहीं करते हैं। कुछ होते हैं ट्रांजिएंट्स जो कुछ समय के लिए हमारी बॉडी में रहते हैं, हमारी बॉडी में हो सकता है इन्फेक्शन करें, कुछ नहीं करें, और ये जाकर कहीं और फिर इन्फेक्शन कर सकते हैं, तो इनको ट्रांजिएंट्स बोला जाता है। अब ये देखो, साइट्स ऑफ नॉर्मल फ्लोरा ऑफ ह्यूमंस कहाँ कहाँ हो सकता है, आईज में, स्किन में, माउथ में, मतलब हमारी बॉडी की इन जनरल जहां जहां म्यूकस मेम्ब्रेन है, वहां पे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज अ नॉर्मल फ्लोरा रहते हैं, कुछ बैक्टीरिया हमारे नॉर्मल फ्लोरा की तरह रहते हैं। तो बेसिकली ये 7-8 जगह हैं जहां पे मोस्ट कॉमनली ये नॉर्मल फ्लोरा रहता है। जैसे अब मैं बात करूं तो हमारे हाथों में, हमारी त्वचा में कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफिलोकोकस, स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडिस, ये 2 बैक्टीरिया हैं जो हमारी बॉडी में, हमारी स्किन में बने रहते हैं, जिनका जरूरी भी है रहना, बट वही मैंने बताया, प्रॉपरली हाथ नहीं धोगे, प्रॉपरली अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज नहीं करोगे, तो हो सकता है ये इन्फेक्शन कर सके। और हो सकता है कि ये हमारी बॉडी में है बट कोई पेशेंट है, उसको हमने बिना ग्लव्स वगैरह पहने टच कर दिया, बिना हाथ धोए टच कर दिया, तो हमारी जो नॉर्मल फ्लोरा है वो उसकी बॉडी में जाकर इन्फेक्शन कॉज कर ले, ये हो सकता है। देखो ये जो कमेंसल्स, जो नॉर्मल फ्लोरा है, उनको कमेंसल्स भी बोला जाता है। तो इनके ये बेनिशियल इफेक्ट्स हैं, ये हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। बेनिशियल इफेक्ट्स क्या है कि ये जो है ये नॉर्मल फ्लोरा, क्योंकि देखो अब हमारी त्वचा में अगर नॉर्मल फ्लोरा सही से बना रहे तो क्या होगा, कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई और कीटाणु को आने के लिए ये नॉर्मल फ्लोरा को हटाना पड़ेगा, तो कीटाणु को आने के लिए एक एक्स्ट्रा स्टिमुलस देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा इफेक्ट करना होगा। तो इसीलिए अगर हमारी बॉडी में नॉर्मल फ्लोरा सही से बना रहेगा तो कोई और इन्फेक्शन इन जनरल नहीं होगा। जैसे अब हम बताते हैं नाक, रोज सुबह नाक ब्रश करना चाहिए, नाक साफ करना चाहिए, मुंह धोना चाहिए। ब्रश क्यों करना चाहिए, हमारी मुंह के अंदर स्टेफिलोकोकस म्यूटेंस नाम का एक बैक्टीरिया रहता है
बट अगर हमने प्रॉपरली ब्रश नहीं किया तो वो बैक्टीरिया वहीं पे केरीज मतलब कि दांत में छेद कर सकता है, दांत में म्यूकोजा में अल्सर्स कॉज कर सकता है। तो इसीलिए अगर हमने प्रॉपरली उसको नहीं निकाला या प्रॉपरली उसका ध्यान नहीं रखा तो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। हाँ, और एक और बहुत जरूरी है इस कमेंसेस का रोल इन न्यूट्रिशन। कुछ बैक्टीरिया जैसे हमारे पेट में ई कोलाई है, हमारे पेट में बहुत सारा एनारोबिक बैक्टीरिया है जो कि न्यूट्रिशन मेंटेन करता है। अगर हमारी बॉडी में एनारोबिक, हमारे पेट के अंदर जैसे एनारोबिक बैक्टीरिया रहता है, ये जो है ये हमारे पेट की सारे जो हम लोग खाना खा रहे हैं उसको सही से उसके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। अगर कोई इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म आ गया, कोई खाना बेकार खा लिया कहीं से, तो भी बहुत सारे बैक्टीरिया जो है वो इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। अभी किसी ने पूछा है मुझसे, मैम माउथ में कौन सा बैक्टीरिया होता है? तो माउथ में बहुत सारे बैक्टीरिया, हमारे मुंह के अंदर बहुत सारे जो बैक्टीरिया है वो नॉर्मल फ्लोरा की तरह रहते हैं। एक जैसे कि मैंने बताया स्टेफिलोकोकस म्यूटेंस, और भी स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडिस नाम के हैं। बहुत सारे एनारोबिक बैक्टीरिया हैं जो हमारे मुंह के अंदर रहते हैं। बहुत सारे एनारोबिक बैसिलाई हैं जो हमारे मुंह की नॉर्मल फ्लोरा बनाते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो हमारे मुंह के अंदर की नॉर्मल फ्लोरा बनाते हैं। और अभी मैं बता रही थी पेट की बैक्टीरिया के, तो पेट में जैसे ई कोलाई है, एनारोबिक बैक्टीरिया है, ये सब जो है हमारे पेट में, हमारे पेट के अंदर की लाइनिंग को पूरी तरीके से कवर कर रखते हैं। तो ये हमारी जो हम खाना खा रहे हैं उसके न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं। अगर हमने कोई ऐसा खाना खा लिया जो कि खराब हो तो उसमें भी कोई कीटाणु है तो उसको मारने में भी ये बैक्टीरिया बहुत इफेक्टिव होते हैं। अब बोलते हैं कि किसी को पेट खराब हो जाए, कुछ हो जाए तो ठंडा दूध पीना चाहिए, बोलते हैं दही खाना चाहिए। तो दही में भी लैक्टोबैसिलाई नाम का एक बैक्टीरिया रहता है। वो जब खाएंगे तो वो जो है, जो खराब बैक्टीरिया है उनको मारने में, उनको बाहर निकालने में बहुत इफेक्टिव रहता है। अब यही का जो कमेंसल ऑर्गेनिज्म है इनकी कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। ये हार्मफुल इफेक्ट्स कौन से हैं? ये एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है। मैंने बताया कि अगर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो गई, हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो गई, हमें बाय चांस ऐसा हो गया कि हमने बहुत लंबे टाइम तक एंटीबायोटिक खाई है, तो भी ये सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो सकते हैं। बहुत बार ये कमेंसल्स जो है वो सोर्स ऑफ कार्सिनोजन होते हैं। इसके लिए मैं बैक्टीरिया के तो एग्जांपल्स बहुत कम है, बट वायरस में जैसे कि फीमेल की जो यूट्रस है उसकी लाइनिंग में रहता है एचपीवी, बट हमारी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, बट उसके वो जो है कभी कभी किसी लोग में म्यूटेशन कॉज करके वो एक कैंसर का कॉज बन सकता है। इसीलिए बोलते हैं सर्वेरिक्स नाम की वैक्सीन है वो लेना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक प्रॉपर इन सब का इंटर रिलेशन बहुत जरूरी है प्रॉपर इफेक्ट आने के लिए। अब ये बहुत एक और चीज बहुत बड़ी ये बताऊंगी मैं कि ये देखिए, ये जो है कि ये जो अब ये है कि जो कमेंसल्स हैं, जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स हैं, जो कंटामिनेंट्स हैं, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए रहने चाहिए। इन सब का आपस में एक प्रॉपर अट्रैक्शन या कोरिलेशन होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं सिम्बायोसिस। Symbiosis means interaction between these two, all the organisms to maintain a homogeneity। कि जो हमारी बॉडी का लोकल जो चल रहा है चलन फिलन वो सही से चलता है। तो देखो इसमें क्या होता है कि कुछ मैंने बताया था पैरासिटिज्म, मतलब कुछ बैक्टीरिया हमारी बॉडी में है, वो हमारा खाना वाना खा रहे हैं, वो हमारा खाना कह रहे हैं और हमारी बॉडी में कोई इंफेक्शन नहीं कर रहे हैं, तो वो कहते हैं वो बेनिफिशियल हो गए। कुछ है वो हमारी बॉडी का खाना पीना खा रहे हैं और उसके साथ हमारी बॉडी में इंफेक्शन भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं पैरासाइटिज्म। कुछ होते हैं कमेंसलिज्म, वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट्स विदाउट हार्मिंग द होस्ट, मतलब कि एक दो ऑर्गेनिज्म साथ में रह रहे हैं, वो दोनों एक साथ जी रहे हैं, एक ऑर्गेनिज्म नॉर्मल फ्लोरा है, दूसरा ऑर्गेनिज्म जो है उसी नॉर्मल फ्लोरा के बेसिस पे जी रहा है, बट वो ना होस्ट जैसे हमारी बॉडी में है तो हमें कोई इन्फेक्शन नहीं कर रहा है।
और कुछ होते हैं कि जैसे एक बैक्टीरिया है हमारी बॉडी में, दूसरा भी बैक्टीरिया आ गया, ये दोनों साथ में मिलकर हमारी बॉडी के लिए और अच्छे हो गए, तो उनको बोल दिया म्यूचुअलिज्म। अब ये देखो, अब मैंने बताया कि ये जो बैक्टीरिया है, जो नॉर्मल फ्लोरा है, ये हमारी स्किन में, हमारे माउथ में, स्पेशली म्यूकस मेम्ब्रेन में रहते हैं। अब यही कभी कभार जो है, कभी इम्यूनिटी डाउन हो गई, कभी हम बहुत इन्फेक्टिव एरिया में चले गए, कभी हमें ही कोई ऐसा इन्फेक्शन हो गया जिसके कारण कोई और इन्फेक्शन होने के चांसेस हो गए, तो इसमें क्या होता है कि किसी ना किसी सोर्स के थ्रू हमारी बॉडी में कीटाणु घुसेंगे। तो ये बैक्टीरिया या तो म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू घुस सकते हैं, या फिर स्किन के थ्रू घुस सकते हैं, या पैरेंटरल मतलब इंजेक्शन के थ्रू घुस सकते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू घुस सकते हैं मतलब कि हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ रहता है, नाक से शुरू करके अपने लंग्स तक, मुंह से शुरू करके पूरा का पूरा एनल्स तक, तो ये पूरा म्यूकस मेम्ब्रेन है। आंखों का कंजंक्टिवा भी एक टाइप ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन है। तो ये सब के सब जो है, अब ये जेनाइटल ट्रैक्ट पूरा, उसमें भी एक म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइनिंग है, तो उसके थ्रू हमारे आ सकते हैं। तो मोस्ट कॉमन पोर्टल ऑफ एंट्री इज थ्रू म्यूकस मेम्ब्रेन। वो म्यूकस मेम्ब्रेन में बाय रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, via gastrointestinal tract, via genitourinary tract and via conjunctiva. This is the most common। हम सांस लेते वक्त ले लें, हम कुछ खाते वक्त ले लें, हम improper sexual practices फॉलो कर रहे हैं तो उसके थ्रू हो जाए, या कभी कभार कंजंक्टिवाइटिस हो जाता है, या कुछ आंखों में फॉलिकुलाइटिस हो जाता है, कुछ होता है तो वाया एयर हो जाता है कि वो कंजंक्टिवा में हो गया। सेकेंड कॉमन पोर्टल ऑफ एंट्री इज स्किन। स्किन में क्या होता है कि स्किन हमारी बहुत सारे लिपिड, बहुत सारे पॉलीसैकेराइड लेयर से बनी होती है। तो क्या होता है, इन जनरल जो एपिडर्मिस है हमारी स्किन की, वो ज्यादातर बैक्टीरिया को बाहर से ही मार देती है। बट अगर हमारी स्किन में कोई खरोच है, कोई एब्रेजन है, कोई लैसरेशन है, तो द चांसेस ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन आर फार मोर एज कंपेयर टू द इंटैक्ट स्किन। और पैरेंटरल, कोई इंजेक्शन के थ्रू, कोई ड्रग एब्यूजर्स हैं तो उसके थ्रू इन्फेक्शन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैंने बताया रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज द इजीएस्ट एंड द मोस्ट फ्रीक्वेंटली ट्रैवल्ड पोर्टल ऑफ एंट्री। सांस लेते वक्त सबसे ज्यादा, जैसे अभी कोरोना भी बोल रहे हैं मास्क पहनो, क्यों? क्योंकि सांस लेने से ही सबसे ज्यादा बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आ रहे हैं। अब देखो, कॉमन डिजीजेस जो हमें वाया रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो सकती है वो है कॉमन फ्लू, कोल्ड, ये तो कॉमनली वायरसेस से होता है। ट्यूबरक्लोसिस जो है वो एक बैक्टीरिया से होता है, जिसका पूरा नाम है बैक्टीरिया का माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इससे होता है। वूपिंग कफ जो है वो भी एक बैक्टीरिया से होता है, जिसका नाम है बॉर्डिटेला पर्ट्यूसिस। निमोनिया है, ये बैक्टीरिया से भी हो सकता है, वायरस से भी हो सकता है। मीजल्स है, ये वायरस से होता है। डिप्थीरिया जो है वो फिर एक बैक्टीरिया से होता है, जिसका पूरा नाम कॉरिनीबैक्टीरियम डिप्थीरिया है। ये जितने भी मैंने बैक्टीरिया के नाम बताए, धीरे धीरे आगे की क्लासेस में आप लोग एक एक बैक्टीरिया को सीखेंगे, समझेंगे, तो आप लोगों को दिखेगा। स्लाइड शो नहीं हो रहा है? ये अंजलि चौहान ने अपना प्रेजेंटेशन ऑन कर रखा है भाई। अभी दिख रहा है? यस मैम। तो अभी मैंने आपको बताया था ये वाले, इसमें आपने ये स्लाइड में समझेंगे, तो मैंने आपको बताया था ट्यूबरक्लोसिस होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से, वूपिंग कफ होता है बॉर्डिटेला पर्ट्यूसिस से। अच्छा, आप लोग ने वूपिंग कफ के लिए बॉर्डिटेला पर्ट्यूसिस तो मैं आपको बता रही हूँ, बट एक बहुत बड़ा टीका है जो इस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है। आप लोग ने कभी नाम सुना है? बॉर्डिटेला पर्ट्यूसिस या वूपिंग कफ के अगेंस्ट कोई टीका है? आप सबको प्रोबेबली लगा होगा इसका टीका, वैक्सीन इसकी लगी होगी आप सबको। किसी ने नहीं सुना है? DPT आपको कोई वैक्सीन सुना है आपने? यस मैम। Yes, ma'am. उसमें डिप्थीरिया, ये जो वूपिंग कफ है पर्ट्यूसिस, और तीसरा जो है टिटनस। टिटनस भी बैक्टीरिया से होता है, जिसका पूरा नाम क्लोस्ट्रीडियम टिटनी है।
तो ये सब जो बैक्टीरिया है इसके अगेंस्ट कोई ना कोई वैक्सीन है। जैसे ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट BCG वैक्सीन है, तो मीजल्स के अगेंस्ट MMR वैक्सीन है, निमोनिया के अगेंस्ट भी अलग अलग बहुत सारी वैक्सीन है, कॉन्जुगेट वैक्सीन है जो कि अवेलेबल है। अभी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये खाना खाने से, अब वो कंटामिनेटेड खाना हो सकता है, कंटामिनेटेड पानी हो सकता है, कुछ नहीं तो अपने हाथ ही कंटामिनेटेड है, फिंगर्स कंटामिनेटेड है, वो हमने मुंह में डाल ली, कुछ कर लिया, तो इससे भी इन्फेक्शन हमारी बॉडी में आता है। इसीलिए कोरोना के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट थिंग बोली जा रही है, हर 20 से 25 मिनट में, आधे घंटे में हाथ धो या हाथ सैनिटाइज करो, क्योंकि हम ऐसे ही हाथ से मुंह छू लेते हैं, कान छू लेते हैं, नाक छू लेते हैं, तो ये इन्फेक्शन हमारी बॉडी में आ सकता है। तो ये है। अब ये देखो, ये कॉमन डिजीजेस है जो कि GI ट्रैक्ट से होती हैं। सैल्मोनेलाइसिस जो है, सैल्मोनेलाइसिस का कॉमन नेम मैं आप लोग को बताऊंगी, टाइफॉइड। टाइफॉइड आप सबने सुना हुआ है, टाइफॉइड जो है वो सैल्मोनेला से होता है और ये भी एक बैक्टीरिया है। कॉलेरा है, कॉलेरा भी खाने से ही होता है, तो खाने, ये भी जो है ये विब्रियो कॉलेरा से होता है। एक बोट्यूलिज्म नाम की डिजीज है, कभी सुना है आप लोगों ने बोट्यूलिज्म? यस मैम। No, ma'am. यस मैम। ओके, ये बोट्यूलिज्म जो है, जिन लोग ने नहीं सुना है वो सब लोग समझ लें कि बोट्यूलिज्म पैक्ड फूड, कैंड फूड, जैम बहुत दिनों से कैंड रखा हुआ है, हनी बहुत दिनों से बंद कैन में रखा हुआ है, और क्या क्या अचार बहुत सारे रखे रहते हैं बहुत दिनों तक। तो ये कोई जूसेस है, जैसे रियल जूस है या कोई भी जूस है, फ्रूटी है, माजा है, ये सब जो है ये कैंड फूड्स हैं। ये कैंड फूड बहुत दिनों तक रखे हैं, तो बहुत बार क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम का उसके अंदर इन्फेक्शन रहता है, और हम बिना एक्सपायरी डेट निकाल के खोल के उसको खा पी लें तो हमेरी ये बीमारी हो सकती है बोट्यूलिज्म, जिसमें भी लूज मोशंस और जैसे कॉलेरा में होता है वैसी टाइप के सिम्टम्स रहते हैं। तो ये हो गया GI ट्रैक्ट, हो गया रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, हो गया जेनाइटो-यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम। इम्प्रॉपर सेक्सुअल प्रैक्टिसेस से सारे के सारे STDs हो सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया में देखें तो सिफिलिस नाम का एक और इन्फेक्शन है जो कि बैक्टीरिया से हो सकता है, जिस बैक्टीरिया का नाम स्पाइरोकीट्स है, ट्रिपैनेमा पैलिडम, इससे हो सकता है सिफिलिस। और भी बहुत सारे डिजीजेस हैं, लेप्टोस्पाइरोसिस है, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो कि पानी से, खाने से और वैरायटी ऑफ उससे हमारी बॉडी में आकर इन्फेक्शन कर सकता है। अब सेकेंड पोर्टल ऑफ एंट्री स्किन है। स्किन के लिए जैसे मैंने बताया कि इंपैक्ट स्किन में इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। जैसे ही स्किन में खरोच लग गई, कहीं कोई चाकू लग गया, कोई कांटा लग गया या फिर कोई गिर गए, तो स्किन में तब इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं कभी कभार, बट इंटैक्ट स्किन में भी इन्फेक्शन हो जाता है। जैसे फरंकिलोसिस, जैसे हमें वो गांठ बन जाती है या कुछ होता है, तो वो स्किन इन्फेक्शन के कारण होता है। पैरेंटल, तो कोई भी इन्फेक्शन पैरेंटली हो सकता है, बहुत सारे इन्फेक्शन से जो पैरेंटली हो सकते हैं। तो ये देखो, पहले कभी भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आएगा, चाहे वो म्यूकस मेम्ब्रेन में आए, चाहे वो स्किन में आए, चाहे वो हमारे पैरेंटल रूट से हमारे ब्लड में जाए, तो पहले ये जो बैक्टीरिया है, ये जो कीटाणु है, वो मैं आप लोग को बताती हूँ। ये जो होता है, ये जो दिख रहे हैं आप लोग को, ये जो चढ़े हुए, ये चलते, ये जो है, ये इसके ये जो बैक्टीरिया, इसका पाइलस होता है। ये पाइलाई के थ्रू ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी के म्यूकस मेम्ब्रेन, हमारी स्किन, हमारी कंजंक्टिवल मेम्ब्रेन से अटैच हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि ये जो बैक्टीरिया अटैच हो गया, तो धीरे धीरे इसकी जो ये सेल वॉल है ये टूटने लगती है, और ये सेल वॉल टूटने से ये जो DNA RNA है ये हमारी बॉडी में जाकर इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। तो इसीलिए हम लोगों को बेसिकली इसको मारना पड़ेगा, बाहर के सेल वॉल को मारना पड़ेगा, ताकि ये अंदर के सारे कंटेंट्स जो है धीरे धीरे मर जाए और हमारा इन्फेक्शन हमारी बॉडी के अंदर नहीं जाए। देखिए, तो वही मैंने बताया, ये एडेरेंस थ्रू पाइलस या फिर डायरेक्टली अपने सेल वॉल से हमारी बॉडी में अटैच हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, अंदर के कंटेंट्स अंदर घुसने लगते हैं हमारी बॉडी के अंदर, मतलब इन्वेजन हो जाता है। इन्वेजन होने के बाद क्या होता है, अभी ऐसे कोई भी कीटाणु हमारी बॉडी में आ रहा है, तो
तो हमारी ह्यूमन बॉडी भी बहुत अच्छी बनी है। इससे मेरा व्यू क्या, सबको दिख रहा है ना प्रेजेंटेशन मेरा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अब क्या होता है, हमारी बॉडी भी बहुत, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग रहती है, तो फिर हमारी बॉडी क्या करती है, इसको मारने के लिए बहुत कुछ प्रोड्यूस करती है, फेगोसाइट्स प्रोड्यूस करती है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, लाइपोपॉलीसैकेराइड, मतलब बहुत सारी चीजें हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है। बट अगर ये जीवाणु जो है बहुत बहुत ज्यादा घातक है या बहुत ज्यादा इन्फेक्टिव है, तो ये आकर हमारे होस्ट डिफेंसेस जो कि फेगोसाइट्स हैं, एंटीबॉडीज हैं, उनके अगेंस्ट भी इन्फेक्टिव हो सकता है। फिर ये कीटाणु क्या करता है, अपने टॉक्सिन्स रिलीज करता है हमारी बॉडी में, और फाइनली हमें डिजीज या इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये बैक्टीरिया इस तरीके से हमारी बॉडी में, हर बैक्टीरिया बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ पैथोजेनेसिस हर बैक्टीरिया का यही होता है। तो अब ये देखिए कि जैसे अब मैंने आपको पूरा बताया, एंड ये मेरी लास्ट स्लाइड है, ये देखिए नॉर्मल फ्लोरा है जो हमारी बॉडी में जब तक है कुछ इन्फेक्शन नहीं कर रहा है, आराम से रह रहा है, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, हम लोग पूरे गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं, अच्छे से पूरा इन्फेक्शन कंट्रोल कर रहे हैं, प्रिवेंशन, हाथ धो रहे हैं, नहा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो हमारे हैप्पी डेज चल रहे हैं। जैसे हमारी ये नॉर्मल फ्लोरा ब्रीच हुई, कोई ना कोई कीटाणु हमारी बॉडी के पास आया, वो पैथोजन बन गया और हमें डिजीज हो गई। तो इसीलिए हमें ये जो इकोसिस्टम है इसको ब्रेक नहीं करने के लिए हर संभव प्रयास करना है। तभी अब कोरोना वायरस के कंटेक्स्ट में बोला जाए, तभी बोल रहे हैं घर पे रहिए, मास्क पहनिए, हाथ धोइए, सोशल डिस्टेंसिंग करिए, ताकि ये जो इक्विलिब्रियम है ये ब्रेक ना हो और हमें डिजीज ना हो। आप लोग को मेरी क्लास समझ गई सब लोगों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, किसी को ma'am. कोई क्वेश्चन? Yes, ma'am. ठीक है, और अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो तो आप मैम डिपार्टमेंट में जो मेल आईडी है आप लोग के पास दिया हुआ होगा, मेल आईडी, या फिर नेक्स्ट टाइम इसी क्लास जब होगी तो इसी टाइम पे क्लास में पूछ लीजिएगा आप लोग कोई भी डाउट्स हो तो। आप लोग ये कहाँ पढ़ सकते हैं, आप लोग के पास अगर बुक्स हो तो अनंत नारायण में ये आपको मिल जाएगा। अनंत नारायण नहीं है आप लोग के पास तो आप लोग आपकी डीएमएलटी के लिए शायद बावेजा वगैरह आप लोग पढ़ते हैं, या नर्सिंग वाले भी उनके पास भी बावेजा रहता है, तो उसमें भी ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी। पहले के बैक्टीरियोलॉजी के पहले बुक के पहले 3-4 चैप्टर आप खोलेंगे तो आपको यही सब चीजें और डिटेल में मिलेगा। तो आप लोग वहां से पढ़िए, कोई भी डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में प्लीज क्वेश्चंस पूछिएगा, और जब कभी मैं नेक्स्ट क्लास लेने आऊंगी तब मुझसे भी पूछ लीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। Thank you, ma'am.